स्वागत है आपका कौन बनेगा प्रधानमंत्री में। मैं अभिसार शर्मा, वो कार्यक्रम जिसमें दिन के बड़े मुद्दों की चर्चा होती है, दिन के बड़े राजनीतिक मुद्दे की। और हम आपको बता दें, अगले प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ लेने में बच गए हैं महज 113 दिन। और इन 113 दिनों के एक एक दिन कम होने के साथ साथ सियासी पारा भी गरमा रहा है। राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू क्या दिया, कांग्रेस के लिए भानुमति का पिटारा खुल गया है। जी हां, भानुमति का पिटारा खुल गया है। नरेंद्र मोदी पर उन्होंने गुजरात दंगों के लिए हमला तो किया, मगर वो अब बैकफायर कर रहा है, क्योंकि एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने उनसे ना इत्तेफाकी जाहिर करते हुए कहा है कि अगर उन्हें कोर्ट क्लीन चिट दे चुका है तो इस मुद्दे को बार बार उठाए जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लिए मुश्किलें यहां खत्म नहीं हो रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि यह जनता तय करेगी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने या नहीं। इस बात की पृष्ठभूमि में क्या यह सवाल उठना लाजमी नहीं है कि क्या यूपीए का कुनबा बिखर रहा है? आज बड़ी बहस इस मुद्दे पर होगी, मगर उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। टाइम्स नाउ से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने गुजरात दंगों के लिए मोदी को कसूरवार ठहराया था, लेकिन एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की माने तो कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद मोदी पर निशाना साधना ठीक नहीं है। BJP come out and say that he should apologize for his statements that he has made vis-a-vis the Gujarat Chief Minister, given that court has exonerated the Gujarat Chief Minister. What is your perception of this? Well, I don't want to comment on anybody's interview, but the fact is that, you see, we are in an era where we believe that judicial system is the final recourse to getting justice on any issue or to bring a finality to any controversy. And if the judicial system has given any pronouncement, I think we ought to respect it and we need not question it further. In terms of any interview, there's no point to comment because it is for each one to give his or her version. यूपीए में शामिल एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का ये बयान चुनावी मौसम में बीजेपी के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। प्रफुल्ल पटेल जी ने जो बात कही है, हम उसका स्वागत करते हैं। केवल हमारा मानना इतना ही है कि उनके पार्टी ने भी इसको ऑफिशियल स्टैंड के रूप में कहना चाहिए। इस बीच यूपीए में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी मोदी को लेकर नरम रुख दिखाया है। मोदी जीते या हारे, ये लोगों का फैसला होगा। हिंदुस्तान के लोग फैसला करेंगे कौन यहाँ का वजीर आजम होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के भी कड़े तेवर का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन को लेकर उठे विवाद के बीच 31 जनवरी को वहां कैबिनेट मीटिंग होने वाली है और उसी मीटिंग के बाद तय होगा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन बना रहेगा या फिर टूट जाएगा। वो तो उमर जो भी करेगा, हम लोगों को वही करना है जो उमर करेगा। लेकिन कांग्रेस से ऐसी क्या कांग्रेस क्या? वो आप उमर से पूछिए, मुझे मालूम नहीं है। मैंने उमर से कोई डिस्कशन नहीं किया इसके बारे में। लेकिन सरकार से बाहर जाने की बात हो रही है। जाएंगे तो चले जाएंगे, अब क्या करें, जब जाना होगा तो चले जाएंगे। कांग्रेस इस मसले पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक वो उमर अब्दुल्ला के अगले कदम को देखने के बाद ही कोई फैसला लेगी। और इस बड़ी बहस में मेरे साथ शरीक हो रहे हैं कई खास मेहमान। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश नायक, एनसीपी की तरफ से वाईपी त्रिवेदी, बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही। आप सबका स्वागत है। मुकेश नायक साहब, ये क्या कर दिया राहुल गांधी साहब ने? एक इंटरव्यू ने आपके लिए इतना बवाल खड़ा कर दिया। अब एनसीपी तक कह रही है कि अगर अदालत ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया तो अब इस मुद्दे पर वो जो राग अब तक चला आ रहा है उससे अलापना आप बंद करें। तो साफ हो गया है कि यूपीए के कुनबे में ये दरार पड़नी शुरू हो गई है। नायक साहब, नायक साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई। एंकरों ने जो उस समय बात की थी उसको झूठा कहा जा सकता है क्या? नायक साहब, अपनी बात फिर से दोहराइए जरा, आप क्या बोल रहे थे?
देखिए, ये जो प्रफुल्ल पटेल साहब ने कहा है, ये उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन गुजरात दंगों के बाद पूरे देश के अखबारों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, आप जैसे प्रबुद्ध एंकर्स ने जो बात कही है, इसको कैसे झूठा कहा जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब उनसे कहा था कि वो राजधर्म का पालन करे, ये झूठा कैसे हो सकता है। पूरे देश के लोगों की धार्मिक आस्थाओं का शोषण करना, धर्म को राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करना, दो बड़ी जातियों को बांटना, बाबरी मस्जिद गिराना, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा रथ यात्रा करना, इस परसेप्शन को आप कैसे बदल सकते हैं। निरंतर अपनी गलती को सुधारने की बजाय गलती को अपने तर्कों के द्वारा सुधारते रहना, उसको जस्टिफाइड करना, ये निरंतर बीजेपी का काम रहा है। एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, बात है सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता की। एक भरे समारोह में एक धार्मिक नेता के उपहार को ठुकराना, उस पर भावनात्मक, चलिए अब आप बहुत दार्शनिक होते जा रहे हैं नायक साहब। देश की जनता ने जीता। नायक साहब, मेरा सवाल ये नहीं था, बहुत दार्शनिक और बौद्धिक बहस पे जा रहे हैं। वाईपी त्रिवेदी साहब, सवाल आपसे है, आज जो प्रफुल्ल पटेल साहब ने कहा कि अब कोर्ट का फैसला आ चुका है, लिहाजा नरेंद्र मोदी पर उस बात को पर अब विराम लगाना होगा, ये उनकी निजी राय है या पार्टी इससे इत्तेफाक रखती है? प्रफुल्ल पटेल हमारे एक बहुत वरिष्ठ नेता है। वो अपना बयान करते हैं तो ऐसे लाइट हार्टेडली नहीं करते हैं। वो जो कहते हैं उसके पीछे पार्टी का पुठबल है। हम मानते हैं कि जो चीज 2002 में बन गई, उसके बाद 2 इलेक्शन हो गए और 2 चुनाव में मुस्लिम मेजोरिटी जहां थी प्रिडोमिनेंटली, वहां भी मोदी को वोट दिया गया। वो सब भूल जाए। फिर भी अभी एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लीन चिट दिया है, तो हमको समझना चाहिए कि ये इस चीज पे अभी ज्यादा बहस करने में कोई मजा नहीं है। त्रिवेदी साहब, आपके तेवर से मुझे लग रहा है, मोदी ने आपके तेवर से मुझे लग रहा है त्रिवेदी साहब कि अब आप पाला बदलने वाले हैं। आपने तो यह भी कह दिया कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में नरेंद्र मोदी जीत गए हैं, तो मैं क्या मानूं कि यूपीए छोड़ने को लेकर आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब आप एनडीए में शामिल होने वाले हैं? त्रिवेदी साहब, वो तो मैं नहीं कहूंगा, वो तो पार्टी हाईकमान नक्की करेगी, वो मेरे हाथ में नहीं है। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो भी बहस हो रही है, वो बहस होनी चाहिए कि मोदी का जो विकास का पंथ है वो बराबर है कि नहीं। ये सुना नायक साहब आपने? नायक साहब, आपने सुना ये बहस कहां जा रही है? अब सकेंगे या नहीं? ये प्रफुल्ल पटेल की निजी राय नहीं है नायक साहब, और यही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि ये जनता फैसला करेगी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने या नहीं बने। तो मेरा सवाल फिर से आपसे, मैं फिर मौका दे रहा हूं आपको जवाब देने का, और सवाल आपसे यह है कि क्या यूपीए का पूरा कुनबा बिखर रहा है? देखिए, यूपीए का कोई भी कुनबा बिखर नहीं रहा है, और भी जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी हमारे साथ चुनाव के बाद आएंगी, और पूरा यूपीए एकजुट है। एकजुट है नकवी साहब, पूरा यूपीए एकजुट है। काफी आशावादी नायक साहब सुनाई और दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अब करप्शन के क्रूज में बैठ करके कितने दिन तक वो लोग जो लोग कि अभी तक जो है वो साफ सुथरे रहे हैं, वो कितने दिन चलेंगे, ये तो देखने की बात है। लेकिन एक बात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है कि अगर आप गुजरात के दंगों की बात करते हैं तो उसके साथ 50,000 देश में जो हुए दंगे हैं उनकी बात नहीं करते। आज तक किसी भी मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री था उसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई न जांच हुई, न एसआईटी बैठी, न सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशन में किसी तरह का कोई कार्रवाई हुई। और जो गुजरात में 2002 में हुआ, गोधरा के बाद, आज तक गोधरा की बात होती नहीं। गोधरा के विषय में आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं कहता कि गोधरा में जो बेगुनाह लोग मारे गए, जिनको जिंदा जला दिया गया, उसके बारे में चर्चा नहीं होती। गोधरा या गोधरा के बाद जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। नहीं नकवी जी, मेरा आपसे सवाल ये था, अफसोस की बात ये है जी, मेरा सवाल ये था कि 2 घटक दलों का मोहभंग होता दिख रहा है, मगर चुनौती एनडीए के लिए भी है, क्योंकि हम 1999 की स्थिति जानते हैं। आपके पास
जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, पीएमके, तमाम लंबी चौड़ी फेरिस्ती दलों की। अब चुनौती आपके लिए भी है कि ये जो मोहभंग हो रहा है, क्या वो आपके खेमे में शामिल होंगे? देखिए, पहली बात तो अविसार जी, ये बात समझना होगा कि कांग्रेस का इतिहास तो दागी है और भूगोल बागी हो गया है। और आज जो जमीन पे दिख रहा है, वो दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि भ्रष्टाचार के इस डूबते जहाज के साथ कितने लोग बैठ करके डूबने को तैयार है और कितने लोग जो है वो अपने दामन को बचा करके निकलने को तैयार है। ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस जो है वो शुरू से, अगर आप देखें, अगर कोई भी चुनाव होता है, चाहे विधानसभाओं के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव, गुजरात का गीत और मोदी का संगीत, इसको लेकर के जो है वो हमेशा जो है वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप लगाती है। तो सवाल यहां उठना लाजमी है कि क्या कांग्रेस की ये रणनीति नाकाम साबित हो रही है? विजय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने त्रिवेदी साहब को सुना, त्रिवेदी रणनीति है ये। त्रिवेदी साहब ने तो और क्वालिफाई कर दिया जो आज बात प्रफुल्ल पटेल ने की थी, वो तो ऐसा लग रहा है कि बस एक औपचारिकता भर रह गई है। विजय, हाँ, ये बड़ी हैरानी की बात है। हालांकि जब चुनाव का समय आता है तो आमतौर पर हम देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, और एनसीपी और कांग्रेस के रिश्ते तो हमेशा खट्टे मीठे रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले राहुल गांधी जब पूना गए थे तो पुणे के अंदर बात आई थी कि उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सीटें ज़्यादा आ जाती हैं तो हमें फिर एनसीपी की ज़रूरत नहीं है, हम अलग चुनाव लड़ लेंगे। तो ऐसे समय में एक तो राजनीतिक दबाव के लिए भी ये कोशिश हो सकती है, राजनीतिक अपना कोई मुनाफा हासिल करने के लिए भी, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें कि उनका अभी झगड़ा चल रहा है केंद्र सरकार के, वहाँ की कांग्रेस सरकार को लेकर, कांग्रेस के सहयोगी को लेकर। लेकिन जब सहयोगी दल आपको वहाँ चोट करें जहाँ आपको सबसे ज़्यादा चुभता है, तो फिर सवाल उठते हैं। मोदी, बिल्कुल वाजिब बात यहां पर आपने विजय कही। नायक साहब, सीधा सवाल, उत्तर प्रदेश में बहन जी आपसे गठबंधन नहीं करना चाहती हैं, ठीक है, अकेले पड़ गए आप उत्तर प्रदेश में। बिहार के अंदर दागी लालू प्रसाद यादव के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं, और राहुल गांधी जो हैं निहायत ही हास्यास्पद बयान देते हैं कि हम व्यक्ति विशेष के साथ नहीं, हम तो एक विचारधारा के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस लॉस्ट द प्लॉट? देखिए, ऐसी बात नहीं है। किसी संस्था के साथ गठबंधन होना और किसी व्यक्ति के साथ गठबंधन होना, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। हम उन सारे लोगों के साथ इस देश में गठबंधन करेंगे जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के साथ है, सहिष्णुता और उदारता की राजनीति करते हैं, इस देश की समृद्ध विविधता को स्वीकार करते हैं, और गठबंधन के दौर में वो सारी शक्तियां, सारे क्षेत्रीय इतिहास आपके लिए कोई मायने नहीं रखता नायक साहब? उनका आपराधिक इतिहास आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? आज वो कानून के कटघरे में खड़े हैं, दोषी हैं, आरोपी भी नहीं है, दोषी हैं। हमारे लिए आप जानते हैं, आप ये जो बात कह रहे हैं, क्या संदेश जा रहा है आपके वोटर्स के लिए? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई व्यक्ति अगर दोषी है तो उसका समस्त, उसका कार्यकर्ता, उसका संस्था का ढांचा, उसकी पूरी पार्टी दोषी नहीं हो सकती है। हम किसी व्यक्ति के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं, हम संस्था के साथ समझौता कर रहे हैं। और आपने कहा, लेकिन नायक साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। नायक साहब, एक मेरा सवाल है कि आप एक सवाल है कि आपके लिए मोदी बनाम राहुल माना जा रहा है ये चुनाव, उसमें कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती मोदी है, और आपके सहयोगी दल अगर मोदी को ही क्लीन चिट देते हैं तो आपका जो संयुक्त अभियान, संयुक्त रूप से लड़ना, यूपीए का संयुक्त रूप से सामने आना, वो कहीं ना कहीं उस पर तो सवालिया निशान उठते हैं, और जो वोटर है उसकी नजर में तो कहीं ना कहीं सब कुछ संदिग्धता की नजर में आता है ना। फिर देखिए, जो क्षेत्रीय दल है जिनसे हमारे पुराने समझौते रहे हैं, एनसीपी भी हमारे साथ रहेगी इस चुनाव में। सर्वोच्च है, एनसीपी सर्वोच्च लोगों ने, जुडिशियल माइंडेड लोगों ने बोला है कि भाई क्लीन चिट दिया है, तो हम उसको डाउट करने वाले कौन है? जो सुन रहे हैं ने बोला वो नायक साहब माफ कीजिएगा, जब क्लीन चिट दे दिया, आप सुन रहे हैं त्रिवेदी साहब क्या कह रहे हैं? कहां तक बातें रहेंगे? त्रिवेदी साहब क्या कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं? नायक साहब, आपने ऐसा लग रहा है कि आपने रेत के अंदर अपने सिर को दफन कर दिया है। यहां एनसीपी सीधे तौर पर कह रही है कि उन्हें अदालत क्लीन चिट दे दी है, मुसलमान मेजॉरिटी क्षेत्र में मोदी जीत रहे हैं,
तो आप इसको कैसे नजरअंदाज करते हैं? मुख्तार अब्बास नकवी, इसमें क्या टिप्पणी करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कांग्रेस पार्टी या जो ये सरकार है कांग्रेस वाली, वो जो है वो एक संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते करते जो है वो जुडिशरी पर भी हमला कर रही है। आज जुडिशरी ने जब एक बार क्लीन चिट दी तो प्रधानमंत्री जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात बोलते हैं, राहुल गांधी जी अपने इंटरव्यू में क्या बात बोलते हैं, ये अपने आप में इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि ये न्यायिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति कितने गैर जिम्मेदार हैं, और गैर जिम्मेदारी ही नहीं है बल्कि उसके प्रति कितना जो है असम्मान रखते हैं। लेकिन आज जो है वो पिछले नकवी साहब आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का जो कांग्रेस का जहाज है उसको लोग छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन आपकी नाव में तो कोई आ नहीं रहा। आपकी छोटी छोटी नाव भी, जो क्षेत्रीय नाव है, वो भी अलग अलग बह रही हैं। आपका जो आपके जहाज में नहीं आ रहा कोई। आपके लिए गठबंधन राजनीति के दौर में ये चिंता की बात है? हमारी नाव में बहुत लोग बैठे भी हुए हैं और बहुत लोग नाव को पकड़ के खड़े भी हुए हैं। अब वो नाव में उसे कब बैठना है वो आपको पता लग जाएगा। मुझे एक बात बताइए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। आपके साथ तृणमूल कांग्रेस नहीं आएगी, बीजू जनता दल नहीं आएगा, जनता दल यूनाइटेड नहीं आएगा, तो साफ सी बात है कि ये तमाम दल है। हो सकता है कि बीजेपी अपने दम पे 200 के ऊपर भी पहुंच जाए, मगर संभवतः नरेंद्र, तो ऐसे में ये तमाम दल आपके साथ कैसे जुड़ेंगे और क्यों जुड़ेंगे? जो नाम आप जितने ले रहे हैं, क्या ये बीजेपी के साथ नहीं रहे हैं क्या? ये बीजेपी के सहयोगी नहीं रहे हैं क्या? और जब सुनिए, जब वो बीजेपी के साथ रहे हैं तब नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के नेता थे या नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इसलिए जो है ये सब बातें जो है बेईमानी है, इसका कोई बहुत मायने नहीं है। मायने यहाँ पर है कि आज देश का सरोकार क्या है, देश की समस्याएं क्या है, और देश के सरोकार और देश की समस्याओं के समाधान के लिए मैं समझ गया आपकी कौन सा मजबूत नेतृत्व आगे बढ़ करके उसको ठीक कर सकता है। नकवी जी, आपको नहीं लगता कि फिर से आपको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा जिसमें आपको एक बार फिर विवादास्पद मुद्दों को परे रखना होगा, ये तमाम चीजों को स्पेल आउट करना होगा, और उसके बगैर लोग आपसे नहीं जुड़ने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल बनेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनेगा, एजेंडा फॉर गवर्नेंस भी बनेगा, विजन डॉक्यूमेंट भी बनेगा, हमारा जो घोषणा पत्र है वो भी होगा, ये सारी चीजें होंगी। और ये सारी चीजें अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो नायक साहब है वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के करप्शन का कुनबा सिमट भी रहा है, सिकुड़ भी रहा है, और कलह भी मची हुई है। और उसका एक मुख्य कारण है कि कांग्रेस जो है वो गठबंधन को मजबूरी समझता रहा, हम गठबंधन को धर्म के रूप में मानते रहे। जवाब दीजिए इस बात का नायक साहब, आपने मजबूरी समझा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हमेशा उसे मजबूरी का नाम दिया, और आज वो मजबूरी जो है वो आपके सामने मुंह बाहे खड़ी है। देखिए, हमने कभी गठबंधन को मजबूरी नहीं समझा। हमने गठबंधन को ये कहा कि गठबंधन में सभी व्यक्ति, सभी नेताओं के, सभी पार्टियों के नीति सिद्धांत और कार्यक्रम होते हैं, और उसमें सहज रूप में असहमति और सहमति बनती है, ये बात हमने कही है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, जो बार बार ये करप्शन की बात करते हैं बीजेपी के नेता, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में एक मंत्री पर 3.5 साल की सजा है करप्शन के केस में, और इन्होंने अभी भी उसको मंत्री बनाकर रखा है। नायक साहब, अभी भी आप असहमति और इन तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं जो इस वक्त दीवार पर क्या लिखा हुआ है, द राइटिंग ऑन द वॉल आपको नहीं समझ आ रही है? हम लोगों को सब समझ में आ रहा है। हम अपनी नीति सिद्धांत और कार्यक्रमों को लेकर, नेशनल इश्यूज को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जो जनादेश होगा उसको स्वीकार करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इस गठबंधन के दौर में कोई भी मोदी जी के साथ नहीं है। आपने अभी खुद कहा, ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव, बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती, पटनायक जी, कौन इनके साथ है? आखिरी टिप्पणी आपसे नकवी साहब, संक्षिप्त में, मेरे पास सिर्फ 15 सेकंड का वक्त है। नकवी साहब, कहना चाहता हूं, आपके साथ कोई नहीं है। नकवी साहब आपके साथ कोई नहीं है। जवाब ये है, अफसोस की बात यह है कि इस झोला छाप सेकुलरिज्म का
सुपड़ा धीरे धीरे साफ हो रहा है। और इस झोला छाप सेकुलरिज्म के नाम पर जो है वो एक एक्सपायर फार्मूला लेकर के जो लोग कांग्रेस पार्टी आती रही है वो अब लोगों के बीच में एक्सपोज हो चुका है। इसलिए जो है वो ये अगर इनके सपने आ रहे हैं कि साहब हम धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता का फिर से एक्सपायर फार्मूला लेकर के कहीं जो है वो सत्ता के सिंहासन के करीब पहुंचेंगे, तो ये इनकी गलतफहमी भी है और इनके सपने भी हैं, और ये सपने पूरी तरह से ध्वस्त होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वाईपी त्रिवेदी साहब, नकवी साहब, नायक साहब आपका और विजय विद्रोही आपका भी। तो आप देख रहे हैं कि बहस किस ओर रुख कर रही है, और यकीन मानिए ये महज एक शुरुआत है। तो आगे देख लेते हैं चुनाव की कुछ और बड़ी खबरें। कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आज नुक्कड़ बहस हो रही है कुशीनगर। नरेंद्र मोदी की लहर और संगठन के काम से यहाँ बीजेपी ही जीती। लहर तो मोदी जी की है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तो 3-4 महीने समय है। हम किसी के साथ नहीं है सर, हम इस देश की जनता के साथ हैं, यही समझने वाली चीज है। मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार बिहार की किसी एक और लोकसभा सीट से हाजिर होंगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री में नुक्कड़ बहस की एक और कड़ी लेकर। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और एलजेपी के गठबंधन की चर्चा के बीच एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान सोनिया गांधी से मिले। उनसे हमने कहा कि जो भी अलायंस करना, जो भी अलायंस हो, जल्दी से उसकी घोषणा कर करके और काम स्टार्ट कर दीजिए। सूत्रों के मुताबिक पासवान ने सोनिया से साफ कह दिया है कि वो सीटों के समझौते के बारे में लालू प्रसाद यादव से बात नहीं करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी 10 सीटों से कम पर नहीं लड़ना चाहती, जबकि चर्चा 8 सीट देने की है। इस बार हम लोग 12 सीटों पे लड़े थे, बट क्योंकि उस वक्त कांग्रेस साथ में नहीं थी। बट अभी ये सारा चर्चा का विषय है, जब हम लोग बैठेंगे तो इस पर बात करेंगे। 2009 में एलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि आरजेडी को 4 और कांग्रेस अकेले लड़कर 2 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में रैली की। तो ये चुनाव छत्तीसगढ़ में अब आपको 100% जीतना है। एक इंच आपने विपक्ष को यहां नहीं देना है, 1 इंच नहीं देना है। 2009 लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी।